गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। प्रायद्वीपीय कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो ध्यान से देखिए, और एक दो क्लास के बाद आप लोगों का पूरा क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आज पूरा राइटिंग ख़राब हो गया। चलिए मार्कर कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। चलिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक ठाक नहीं लग रहा है, चलिए फिर भी ठीक है। तो आज हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो हिमालयी नदी तंत्र से काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो ये भी सवाल आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है। आपको सिंधु दे दे, ब्रह्मपुत्र दे दे, गंगा नदी तंत्र दे दे, या फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दे दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमालय को यंग पर्वत कहा गया है, और यंग पर्वत है, इसका मतलब है कि इसका इस सब जितना प्रायद्वीपीय है इसके बाद में इसका निर्माण हुआ होगा। इसलिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को काफ़ी प्राचीन या पुराना नदी तंत्र माना गया है। तो हम लोग पहला देख लेते हैं नर्मदा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आप लोगों को पढ़ना है नर्मदा के बारे में, आपको पढ़ना है ताप्ती के बारे में, एक आ जाएगा माही, उसके बाद आपको पढ़ना है गोदावरी, आपको पढ़ना है कृष्णा, आपको पढ़ना है कावेरी, और एक महानदी। ये पढ़ना है। तो आज अभी फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में आप लोग को इससे पहले भी सुने हुए हैं, इससे पहले क्लास में कुछ याद है कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। अमरकंटक की जो चोटी है वो किस पर्वत का पार्ट है? ऐसे कर रहे हैं, नहीं याद है? मकाल श्रेणी का एक चोटी है अमरकंटक। और ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सतपुरा पर्वत। भूल गए सब कुछ, पर्वत तुरंत ही ख़त्म किए, एकदम भूल जाते हैं। सतपुरा पर्वत का तीन पहाड़ियाँ है। कौन कौन सी पहाड़ी है, याद है? ले, एकदम लोल है, गारो, खासो और जयंतियाँ। और तगड़ा हंसते हैं, लेकिन आपको भी नहीं याद है? अरे सच में लोल है। सतपुरा पर्वत का 3 पहाड़ियाँ मैंने बताया था, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मकाल श्रेणी। ये 3 पहाड़ियाँ था। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इससे पहले देख लेते हैं आपको विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत आपको थोड़ा बहुत गुजरात से स्टार्ट होता है, पूरा लगभग इसका अधिकांश पार्ट एमपी में रहता है, और थोड़ा बहुत यूपी और बिहार तक फैला हुआ है। तो ये है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का और किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल पर्वत को विभाजक रेखा के नाम जाना जाता है, विभाजक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया आपको विंध्याचल पर्वत, ये हो गया आपको सतपुरा पर्वत, ये सतपुरा पर्वत। ठीक है, और इसके विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच के जो हिस्सा है इसको भ्रंश घाटी बोला जाता है।
तो ये हो गया आपको राजपीपला की पहाड़ी, ये महादेव श्रेणी, और ये हो गया मकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सा है, जिसे जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है, या मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है वो, हाँ, धूपगढ़। तो अमरकंटक जो निकलता है ये मकाल श्रेणी के अमरकंटक की जो पहाड़ी है ये मान लेते हैं, यहाँ से ये नर्मदा नदी निकलता है, और ये 1300 नर्मदा नदी एमपी में ज़्यादा चलता है, एमपी में बहते हुए, और गुजरात में खंभात की खाड़ी में ये गिर जाता है। तो ये 1300 इसकी टोटल प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें या फिर दक्षिणी भारत की बात करें, तो सबसे बड़ा नदी की बात करें तो इसमें आपको यही नर्मदा नदी ही है। हालांकि इसे भी बड़ा है, ये गोदावरी है। ये हम बात कर लेते हैं वो 3 नदी जो नर्मदा, ताप्ती और माही। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करेंगे तो इनमें बहुत सारे नदी है, जिनमें से मात्र 3 नदी है जो पश्चिम की तरफ बहता है। एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती, और एक और है मालूम है, माही नदी। माही नदी मात्र एक ऐसी नदी है, इससे सवाल आता है, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है मालूम है ना। चलिए, तो ये है नर्मदा नदी। ये भाई साहब ये 1312 किलोमीटर का सफ़र करते हुए नर्मदा ये अमरकंटक से निकलता है और एमपी बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपको तवा। ये तवा नदी जो है वो बैतूल ज़िला से निकलता है, और बैतूल ज़िला से ये यहाँ से ले लेते हैं, बैतूल ज़िला से निकलता है, और निकलने के बाद ये उत्तर पश्चिम की तरफ बहते हुए होसांगपुर में जाकर के, होसांगपुर ज़िला है वहाँ जाकर के ये नर्मदा नदी से मिल जाता है। ये कौन सी नदी, ये तवा नदी है, और ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे सवाल यदि पूछे कि नर्मदा की सबसे बड़ा सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो कौन सा नदी होगा, तवा नदी है। और तवा नदी के ऊपर में क्या है कि एक तवा बांध बनाया गया है, जहाँ से तवा जलाशय भी इस पे बना हुआ है, जिसमें 13 गेट्स है। जो तवा जलाशय है उसमें 13 गेट दिया गया है, और उसी पे आपको टाइगर जो रिजर्व होता है परियोजना वो भी बनाया गया है। ये आप जाइएगा ना तो एमपी में इटारसी जंक्शन है, इटारसी से कुछ दूरी के बाद लगभग 20 या 30 किलोमीटर दूरी पड़ता है। उसके बाद आपको ये जो टाइगर परियोजना वाला है वो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें तो जो भरंस घाटी में एक और नदी बहती है जो नर्मदा के दक्षिण से बहता है, उत्तर में नहीं, नर्मदा के दक्षिण में बहता है। तो यानी कि नर्मदा से नीचे बहेगा, और वो निकलता कहाँ से, वो महादेव श्रेणी से निकलता है। और ये महादेव श्रेणी से निकलने के बाद ये आपको पश्चिम की तरफ बहता हुआ ये महाराष्ट्र होता हुआ खंभात की खाड़ी में ये भी गिरता है। ये 720 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, ये ताप्ती नदी और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, और अगर सूरत की बात करें तो सूरत जो शहर है वो किसके किनारे बसा हुआ है, वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सूरत ये हल्का ऊपर जाएगा, ये हल्का गुजरात का जो पार्ट है ये सिर्फ यही नहीं है, गुजरात का जो पार्ट है ना ये आपको हल्का नीचे तक आता है। ठीक है, हाँ, सूरत इधर कोना में पड़ जाता है आपको। उसके बाद मैंने बताया था एक नदी है जो, एक और नदी है जो पश्चिम की तरफ बहता है, वो कौन सा नदी है, माही नदी, जो कि मात्र एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ठीक है, और ये भी आपको पश्चिम की तरफ बहता हुआ अरब सागर में गिर जाता है। तो ये 3 नदी है, 3 नदी का हमने बात किया जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहता है। और ये माही नदी कहाँ से निकलता है, विंध्याचल पर्वत से निकलता है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत से निकलने की जिगजा करते हुए ये इधर आकर के खंभात खाड़ी में गिर जाता है। ये है माही नदी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों के बारे में। जो दक्षिण भारत की नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी कहाँ से निकलता है, गोदावरी नदी ये आपको महाराष्ट्र से, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिला में, महाराष्ट्र के नासिक जिला में त्रयंबकेश्वर से निकलता है। आपको गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है, जो कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर। ये मिटा दे ताप्ती,
चलिए, तो ये आपको सॉरी महाराष्ट्र के, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र के एक जिला है नासिक जिला, नासिक जिला के त्रयंबकेश्वर से निकलता है, त्रयंबकेश्वर, यंबकेश्वर, यहाँ से आपको निकलता है गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी माना जाता है। ये 1665 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब अगर हम गोदावरी की, अगर हम सहायक नदी की बात करें तो गोदावरी नदी की सहायक नदी में आ जाएगा आपको इसका, गोदावरी का एक ट्रिक है जो बहुत ही आसान है, इंदिरा की बैन। आप जब जाइएगा ना वहाँ गुजरात या महाराष्ट्र में जाइएगा ना तो लोग बहन को बैन बोलता है, समझ रहे हैं ना। और वहाँ के गाली भी बहुत फेमस है, ये समझ ही रहे हैं। तो इंदिरा की बैन, इंदिरा की बहन या बहन, हम बहन ही लिख देते हैं, इंदिरा की बहन की प्राण निकल गई, प्राण निकल गई, इंदिरा की बहन की प्राण निकल गई। ये 3 नदियां हैं जो गोदावरी की सहायक नदी है। अगर इंदिरा से बात करें तो इंद्रावती, इंद्रावती, बैन से हो जाएगा बेनगंगा, और प्राण से हो जाएगा प्रणहिता। यहाँ प्रणहिता, ये 3 नदी है जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, इंदिरा की बहन की प्राण निकल गई, ये बहुत आसान है। इंदिरा से हो जाएगा इंद्रावती, बहन से हो जाएगा बेनगंगा, और प्राण से हो जाएगा प्रणहिता। ठीक है, इसके बाद हम लोग कृष्णा नदी के बारे में और कावेरी नदी के बारे में और इसकी सहायक नदियाँ कल एक और क्लास रखेंगे। उसके बाद आपका पूरा नदी हो जाएगा खत्म, और एक महानदी। ये 3 नदी हम लोग आज, 3 नदी आज देख लिए हैं, 3 नदी हम लोग कल देख लेंगे। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये 3 नदियाँ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बाकी दक्षिण भारत की नदी हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, चलिए।